चलिए नया चैप्टर है दूसरा, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन समझते हैं इस चीज को, क्या है प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा चैप्टर फिजिक्स का, प्रकाश का अपवर्तन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इससे पहले अपने लोग क्या पढ़े थे पहला चैप्टर में, प्रकाश का परावर्तन, और उसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी बहुत कम का ही फर्क है। कॉन्सेप्ट इसका पढ़ेंगे उसमें बहुत ज्यादा का फर्क है, नाम में बहुत कम का फर्क है। उसमें पर है परावर्तन और यहां पर है अपवर्तन। वहां पर है रिफ्लेक्शन और यहां पर है रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन, और वहां क्या पढ़े थे रिफ्लेक्शन। तो समझते हैं ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अभी तक आप ये देख रहे थे कि कोई चमकीली सतह होता था, या दर्पण अपने लोग लेकर के जो है पूरा चैप्टर को पढ़े हैं। तो कोई दर्पण है, कोई प्रकाश की किरण वहां पे आई, दर्पण से परावर्तित हुई और कहीं दूसरे दिशा में चली गई। ठीक है, ऐसा ही हो रहा था। मतलब किसी सतह से कोई किरण टकरा करके वापस मुड़ रहा था, उसे ही तो परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, किसी चमकीली सतह से प्रकाश की किरणों का टकरा करके वापस मुड़ने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये पढ़ाए थे ना, किसी चमकीली सतह से या किसी सतह से प्रकाश का टकरा करके वापस मुड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए अब यह है अपवर्तन। अभी तक प्रकाश आ रहा था, आया, टकराया, वापस चला गया। अभी तक यही हो रहा था पहला चैप्टर में पूरा। प्रकाश आया, टकराया, वापस हो गया, किसी भी दिशा में वापस जाए, या तो ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा, सीधा आएगा तो सीधे वापस हो जाएगा। ठीक है, अपने लोग इस चीज को उत्तल दर्पण को लेकर के भी देखे, अवतल दर्पण लेकर के भी देखे, समतल दर्पण में भी देखे। अब क्या होगा ना, प्रकाश आएगा, अब टकरा करके वापस नहीं जाएगा। प्रकाश आया, अंदर घुस गया, यही है अपवर्तन। अब ये दर्पण में तो नहीं प्रकाश अंदर चला जाएगा, तो ये चीज कहां होगी, तो ये चीज पानी में होगी, होगी ना, ये चीज धुआं में होगी, ये चीज कुहासा में होगी। मतलब प्रकाश एक माध्यम से आ रहा है और दूसरे माध्यम में चला जाएगा। जिसे प्रकाश अभी तक हवा में आ रही है, जिसे सूरज है ना ऊपर में, तो सबसे पहले प्रकाश निर्वात में आती है, मतलब वहां हवा तक भी नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद प्रकाश किस में आ जाती है, हवा में। और उसके बाद जैसे नदी की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे, तो कहां चली जाएगी, पानी में। तो इसमें क्या प्रकाश टकरा करके वापस मुड़ रहा है, नहीं, इसमें प्रकाश टकरा करके वापस नहीं मुड़ रहा है, इसमें माध्यम बदल रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है। तो अब यहां पर घटना क्या होगी, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगी तो क्या बिल्कुल सीधी चली जाएगी, तो देखिए जब भी एक माध्यम से, तो आप इस चीज को आप समझ लीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो होता क्या है कि वो अपने पूर्व पथ से, जो उसका पहले का रास्ता था, सीधा आ रहा था या जैसे भी आ रहा था, वो पूर्व पथ से मतलब पिछले रास्ते से विचलित हो जाता है। विचलित हो जाने का मतलब क्या हुआ बताइए, विचलित हो जाने का मतलब ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ऐसे चला गया। जैसे ही माध्यम चेंज हुआ वो मुड़ गया। प्रकाश ऐसे आ रहा था, माध्यम चेंज हुआ, मुड़ गया। ठीक है,
तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। याद हो गया? बताइए। नहीं हुआ? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है? बताइए क्या होगा परिभाषा? प्रकाश की जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरणें, जब पहले लगा देते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बताइए, क्लियर है? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है? अब देखिए, हम जो बोल रहे हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो ये माध्यम क्या है? प्रकाश के चलने के लिए एक रास्ता है। जिसे हम चलते हैं तो हमारे चलने का माध्यम क्या है? रोड है, सड़क है। ठीक है? तो ऐसे ही प्रकाश को चलने के लिए जो माध्यम, प्रकाश को चलने के लिए जो चीजें चाहिए वही उसका माध्यम हो गया। जैसे प्रकाश किसमें? निर्वात में चल सकती है, प्रकाश हवा में चल सकती है, प्रकाश पानी में चल सकती है। ठीक है? तो यही माध्यम हो गया। माध्यम दो प्रकार का होता है। माध्यम कितने प्रकार का? दो प्रकार का। ये प्रकाश का जो माध्यम होगा वो कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा। एक होगा सघन माध्यम, एक सघन माध्यम, और दूसरा होता है विरल माध्यम। दूसरा क्या होता है? विरल माध्यम। विरल, ये चीज आपको समझ में आ गया? माध्यम कितने प्रकार का होता है? बताइए। दो प्रकार का। कौन कौन सा माध्यम? सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम। ठीक है? एक हो गया सघन माध्यम और दूसरा हो गया विरल माध्यम। अच्छा, विभिन्न प्रकार के माध्यम में प्रकाश का चाल एक ही रहेगा या अलग अलग रहेगा? बताइए। प्रकाश का चाल, जैसे निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा होगा। निर्वात में प्रकाश का चाल उससे कम। हवा में प्रकाश का चाल थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर पानी में प्रकाश का चाल और भी ज्यादा कम हो जाएगा। कांच में और भी ज्यादा कम हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? बर्फ की सिल्ली में, उसमें भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। ये बात भी आप समझ गए? प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। तो यहां पर कुछ डाटा दिया हुआ है। जैसे
निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी बताइए? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया निर्वात में। निर्वात मतलब शून्य, जहां कुछ ना हो, हवा भी नहीं। ठीक है, वहां पर प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। यहां से दिल्ली कितना दूर है? 1100 किलोमीटर। 6400 कुछ हो रही है ना, 1100 किलोमीटर। दिल्ली कितना दूर है? जाने में कितना समय लगता है? 24 घंटा, 24 घंटा। ठीक है, प्रकाश का चाल देखिए, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर है, सेकेंड में। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसी निर्वात को शून्य भी कहा जाता है। इसी निर्वात को क्या कहते हैं? तो शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, वायु में भी प्रकाश की चाल थोड़ा सा कम तो होता है, थोड़ा कम होता है, लेकिन लगभग माना गया। इसका भी पूछेगा तो यही पूछेगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब आपसे चाहे निर्वात में पूछे, शून्य में पूछे या हवा में पूछे, प्रकाश की चाल कितनी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा ये बताइए, निर्वात में प्रकाश का चाल ज्यादा है कि शून्य में प्रकाश का चाल ज्यादा है? दोनों में बराबर है। अच्छा अब ये बताइए, निर्वात में प्रकाश का चाल ज्यादा है या वायु में प्रकाश का चाल ज्यादा है? नहीं, बराबर मान करके चला जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। निर्वात में प्रकाश का चाल ज्यादा है, और वायु में तो हवा का कण आ गया तो प्रकाश को थोड़ा बहुत रोकता है चलने में, तो वायु में प्रकाश का चाल कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डाटा पूछेगा तो लगभग वही बोलिएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल, अब आइए, पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल होती है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल, कांच मतलब शीशा, कांच मतलब, तो शीशा में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो बताइए इतना टोटल कितना? 4 गो तो याद हो गया कि 3 गो याद हुआ? 4 गो। निर्वात शून्य एक ही है, वायु तो अलग है ना, पानी कांच। तो बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये चालू है ना? चालू है। अब सुनिए, जिसमें अब जैसे दूगो माध्यम लेते हैं, कोई दूगो माध्यम, जैसे यहीं से दूगो माध्यम ले लेंगे, एक में प्रकाश का चाल ज्यादा है और दूसरे में प्रकाश का चाल कम है, तो दोनों में कौन सघन माध्यम, कौन विरल माध्यम? जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी वो सघन माध्यम होगा, और जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी वो विरल माध्यम होगा। बात समझ में आया? इस चीज को आप अच्छे से याद कर लीजिए। जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का चाल ज्यादा है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, मतलब है भी तो बहुत कम रोक टोक पाता है, प्रकाश तेजी से निकल जाता है, वो होगा विरल माध्यम। और जिसमें प्रकाश की चाल कम हो जाए वो सघन माध्यम। बात समझ में आया कि नहीं? अब बताइए आप, पानी और कांच में कौन सघन माध्यम है? कांच। कौन विरल माध्यम है? बात समझ में आया कि नहीं? देखिए, जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होता है ना, इसे भी आप समझ सकते हैं, जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होता है वो सघन माध्यम हो जाएगा,
और जिसमें भीड़ भाड़ कम होती है वो विरल माध्यम हो जाएगा। अब देखिए, आप हवा के कण का बात कीजिए और पानी के कण का बात कीजिए, तो हवा का कण बहुत दूर दूर होता है और पानी का कण नजदीक नजदीक होता है। ठीक है, तो इसलिए पानी हो जाएगा सघन माध्यम और हवा हो जाएगी विरल माध्यम। क्लियर है? अच्छा, आप बताइए कि अभी आप यदि चौक पर से पास कीजिएगा, अभी का तुलना कीजिए मेला के टाइम से, अभी पास कीजिएगा चौक पर से छुट्टी होगा तो, और मेला के टाइम में भी पास कीजिएगा छुट्टी होगा तो अभी कौन सा माध्यम और मेला के टाइम में कौन सा माध्यम? क्या बात, अभी विरल माध्यम है और उस समय होगा सघन माध्यम। सघन, ठीक है, सघन माध्यम मतलब ज्यादा भीड़ भाड़, सघन माध्यम मतलब ज्यादा भीड़ भाड़, और विरल माध्यम मतलब। अच्छा ये बताइए, गेहूं का खेत और मकई का खेत, कौन सघन माध्यम कौन विरल माध्यम? गेहूं का खेत सघन माध्यम, सघन माध्यम। क्या? वही तो, जगह नहीं रहता, पूरा भीड़ भाड़ ज्यादा है तो सघन माध्यम ना होगा, और जहां भीड़ भाड़ कम है वो विरल माध्यम। बात समझ में आया कि नहीं? क्या? चलिए, तो ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? सघन माध्यम और विरल माध्यम। किसमें प्रकाश की चाल? क्या? तो ट्यूशन और स्कूल में तो अभी देखिएगा तो यही हुआ विरल माध्यम, वो हुआ सघन माध्यम, क्योंकि वहां ज्यादा भीड़ भाड़ रहता है ना, सब क्लास का रहता है, एक क्लास का लगभग 100-150 बच्चा रहता है, तो भीड़ भाड़ ज्यादा रहेगा वहां पर। ठीक है, अच्छा ये बताइए, सघन माध्यम और विरल माध्यम में किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है? विरल माध्यम किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और किसमें प्रकाश की चाल कम होती है? सघन माध्यम में। क्लियर है? चलिए, तो बताइए, पानी और कांच में कौन विरल कौन सघन? पानी विरल, कांच सघन। ठीक है, अच्छा, पानी और वायु में? वायु, हाँ, पानी सघन माध्यम। जिसमें ज्यादा भीड़ भाड़ होगा वो सघन। बस क्यों बात आप याद रखिए, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। एक ही बात याद रखना है, जिसमें ज्यादा भीड़ भाड़ होगा वो सघन माध्यम होगा। तो आपको पता है, यदि मान लीजिए हवा और पानी लीजिएगा, तो पानी का कण जो है नजदीक होता है, हवा का कण दूर दूर होता है। ठीक है, तो ये सघन माध्यम हुआ, ये विरल माध्यम हुआ। चलिए, क्लियर है इतना बात? अब इसके बाद अपने लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, उसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, ये सब पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर से ही सब मैच करेगा, लेकिन सब थोड़ा बहुत अलग होगा। ठीक है, हाँ, वो ही पढ़ा दें क्या? वो नहीं बनाया तो उसकी जगह से आप नहीं पढ़िएगा, वो नहीं बनाया तो हम चेक करेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। आप बनाए हैं तो पढ़िए ध्यान से, जो नहीं बनाया उसको नहीं बनाने दीजिए। अब हम चेक करें तो जो पढ़ने वाला बच्चा है उसका तो समय बर्बाद होगा, जो नहीं बना करके लाया वो तो मार खाएगा, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसका उसके चक्कर में समय बर्बाद होगा। इससे अच्छा पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए, तो अगला टॉपिक भी आपको हम समझा ही देते हैं। इतिहास के लिए समय बचा भी नहीं कि पढ़ा दें इतिहास। हाँ, क्वेश्चन आंसर का प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। देखिए,
ये हम मानते हैं सघन माध्यम और ये मानते हैं विरल माध्यम, और ये भी बाहर में मान लेते हैं विरल माध्यम। ठीक है, कोई प्रकाश का किरण ऐसे करके आया, ठीक है, अब यहां पर एक अभिलंब खींचेंगे, अब जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है ना, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। किसकी ओर मुड़ जाता है? अभिलंब की ओर। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नहीं तो अभी कैसे जाना चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था, बिल्कुल सीधा, लेकिन नहीं गया। किसके तरफ मुड़ गया? अभिलंब की तरफ मुड़ गया। अब यहां पर एक अभिलंब आप खींचिए और यहां पर देखिए प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से। हालांकि इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन नहीं गया। क्या हुआ? अभिलंब से दूर हट गया। ठीक है, तो इस चीज को और भी अच्छे ढंग से आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना देखिए कि आने वाले किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आने वाले किरण को, तो ये चीज समझ में आया कि नहीं? यही चीज तो वहां भी था, प्रकाश के परावर्तन में भी। ठीक है, आने वाले किरण को आपतित किरण बोलेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण दो माध्यम को अलग करने वाले सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है, आपतित किरण, थोड़ा ध्यान दीजिए यहां पर, आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले, यही है दो माध्यम को अलग करने वाला सतह। आपतित किरण दो माध्यम को अलग करने वाले सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन। हर एक चीज को समझिए ध्यान से। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, आपतन बिंदु पर खींचे गए क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से डिनोट किया जाता है। क्या बोलेंगे? आपतन। क्लियर है? चलिए अब देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाले किरण को अपवर्तित किरण कहेंगे। अब यहां परावर्तित नहीं होगा, अपवर्तित किरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण। ठीक है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे इसे? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। ठीक है, फिर इधर आइएगा तो अब इस सब को भूल जाइए। ये हो जाएगा आपतित किरण, ये हो जाएगा अपवर्तित किरण, ये हो जाएगा अभिलंब। ठीक है, दो माध्यम को अलग करने वाला सतह का एक बिंदु आपतन बिंदु, ये हो जाएगा। चलिए, तो इतना बात आपको समझ में आ गया। बताइए आपतित किरण किसे कहेंगे? आने वाले किरण को आपतित किरण और जाने वाले किरण को अपवर्तित किरण। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाले किरण को अपवर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण दो माध्यम को अलग करने वाले सतह के जिस बिंदु पर पड़ेगा उस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। अच्छा, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। ठीक है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। ठीक है, अब देखिए आप लोग बुक यहां तक पढ़ के आइएगा, वैसे बहुत जल्दी इसका भी नोट्स दे देंगे आपको। ये पूरा पढ़ा दिए हम, ये पूरा पढ़ा दिए। ये देख रहे हैं, अभिलंब, अपवर्तित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण सब पढ़ा दिए ना। हाँ, तो यहां तक आपको पढ़ा दिए हैं, तो आप इसको पढ़ के आइएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए किसका है ये?
इतिहास में पहले नोट्स चाहिए क्या?